यानी आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पॉन्सर लेटर लगाया है और आपकी आरपी जो है 27 दिन के अंदर आ गई है। आपने कोई बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं दी, सिर्फ़ आपका जो जर्मन स्पॉन्सर था, जो कि आपके मतलब ब्लड रिलेशन में भी नहीं है, उनकी वजह से स्पॉन्सरशिप लेटर के साथ आपकी जो है आरपी 27 डेज़ में आ गई और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, और उन्होंने कोई फाइनेंस का क्वेश्चन भी नहीं पूछा। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। यानी लीगलाइज़्ड डॉक्यूमेंट सेंड किए बगैर ही आपको जो है वो एडमिशन मिल गया, और लीगलाइज़्ड डॉक्यूमेंट्स आपने जो है बगैर जो एडमिशन मिला था प्री एडमिशन, उसके बेस के ऊपर आपने आरपीबी फाइल किया और आपका आरपीबी अप्रूव हो गया। दैट्स अ स्ट्रेंज थिंग टू हियर। आपको न्यू पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेशन की वेरिफ़िकेशन के लिए भी नहीं कहा जब आपने आरपी के टाइम पे जब आपने अपनी आरपी सबमिट करवाई, और आपको वेरिफ़िकेशन के टाइम पे ही न्यू पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट आपने जो है वो लीगलाइज़ करवा लिया था, है ना? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूर विद वकास असलम। आप सबको इस पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं। इस पॉडकास्ट का जो मेन पर्पज़ है, हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना बैंक डिटेल दिए बगैर, मतलब स्टूडेंट बैंक अकाउंट लगाए बगैर अपना जो है वीज़ा सिक्योर किया है, और इनके जो स्पॉन्सर्स थे वो यूरोपीय यूनियन के अंदर थे, यानी कि जर्मनी से थे, आउटसाइड ऑस्ट्रिया। वो कैसा प्रोसेस था, क्या इनकी प्रोफाइल थी, किस मजिस्ट्रेट के पास गया, तो ये सारी चीज़ें हम जो है इनके साथ डिस्कस करेंगे। जो पर्टिकुलरली स्पेशल चीज़ है कि विदाउट एनी बैंक अकाउंट, कि इनका कोई बैंक अकाउंट नहीं लगा, सिर्फ इनके स्पॉन्सर की जो है जो कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगी, किस तरह इन्होंने हासिल की, और क्या सारा प्रोसेस है, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके साथ-साथ मैं इनकी एक प्रोफ़ाइल भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि मेरे चैनल के ऊपर जो है हम सक्सेस स्टोरीज़ एक शेयर करते हैं, तो उसमें भी कि क्या इनका प्रोसेस था, किस तरह इनको जो है वो सक्सेस मिली। तो रेज़िडेंस परमिट इनकी अप्रूव हो चुकी है, मजिस्ट्रेट से इनको कन्फर्मेशन आ चुकी है। अब ये वीज़ा डी की जो है वो वेट कर रहे हैं, और फाइनल इंशाल्लाह जो है सितंबर इनटेक में ये वहाँ पे चले जाएँगे। तो सबसे पहले सर, वेलकम टू माय चैनल। पहले तो आप बताएँ कि आपका पूरा नाम क्या है और आप पाकिस्तान में किस सिटी से बिलॉन्ग करते हैं? जी, वकास भाई अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। वकास भाई मेरा नाम शुएब अली है और मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ और दैट्स ऑल। जी शोएब, आपने जो है बैचलर्स वो किस फ़ील्ड में मतलब किया था? मैंने बैचलर केमिकल इंजीनियरिंग में किया था। हुँ, हुँ। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से मैंने बैचलर किया हुआ है। ओके। तो किस सन में आपने जो है बैचलर किया था? मैंने 2021 में अपना जो है ना बैचलर फिनिश किया था। ओके, 2021 में आपने बैचलर कर लिया था। अच्छा, केमिकल। अच्छा, ये बताइए कि आपने किस फ़ील्ड में जो है आगे जो है प्रोसेस स्टार्ट किया ऑस्ट्रिया के लिए? मैंने मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली प्रोग्राम में अप्लाई किया था। हुँ, हुँ। जैसे कि मैंने टीयू ग्रास में भी अप्लाई किया, जेक्यू में अप्लाई किया। फिर मैंने इधर अपर ऑस्ट्रिया में अप्लाई किया, सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग सिस्टम में। तो ओके, यहाँ पर मेरा एडमिशन हो गया। ओके, 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 ओके। आपका एफएच ऊबर ओस्ट्राइच यानी कि जी, जी, एफएच डबल ओ। मास्टर्स किस किस में था आपका, जिसमें आपने एडमिशन लिया, एनवायरमेंटल में? नहीं, एसईएस, सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम, ओके। एसईएस। अच्छा, जीपीए वगैरह का भी थोड़ा सा बता दें कि आपने जो पाकिस्तान में केमिकल इंजीनियरिंग की है उसमें आपका जीपीए क्या था? जी विकास भाई, मेरा जो जीपीए था वो 3.24 था। ओके, और वेरी उसको अगर नाइस। हम जर्मन स्केल में कन्वर्ट करें तो वो ऑलमोस्ट 2.1 तक आता है। नाइस। 2.1 जर्मन। ठीक हो गया, बहुत अच्छा था। अच्छा, ये बताएं कि एफएच ऊबर ओस्ट्राइच ने आपसे आइल्स मांगा था? बिल्कुल विकास भाई, इनका थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी होता है क्योंकि यहाँ पर यूनि असिस्ट का एक हम्म। ये वाहद यूनिवर्सिटी है मेरे ख्याल से अपर ऑस्ट्रिया में, सॉरी ऑस्ट्रिया में ये वाहद यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आइल्स रिक्वायर करते हैं और इनका यूनि असिस्ट के थ्रू प्रोसेस होता है और वहाँ पर हमें अपना सारा डाटा देना पड़ता है। तो यहाँ पर आइल्स मस्ट है, ऑलमोस्ट 6 बैंड तो लाजमी है यहाँ पर।
तो यानी कि आपने वो 75 यूरो एप्लीकेशन फ़ीस भी यूनिसिस्ट को सबमिट करवाई है फिर? जी, बिल्कुल मैंने अप्लाई किया, मैंने सबमिट करवाई है उनको। अच्छा, तो थोड़ा-सा ये बताएँ कि ये आपको ये एडमिशन वेरिफ़िकेशन के बाद मिला या ये विदाउट वेरिफ़िकेशन भी कंडीशनल एडमिशन लेटर दे देते हैं? वकास पे पहली तो बात ये है कि जो जब इन्होंने मुझे एडमिशन लेटर दिया था, तो तब मैंने जो अपने डॉक्यूमेंट के बेस पे अप्लाई किया था, वो नॉन वेरीफाइड थे, मतलब वो हुँ, लीगलाइज नहीं थे। फिर सही। जब मुझे एडमिशन लेटर आया तो वो ये असल में जो एडमिशन लेटर है वो नॉन वेरीफाइड पर ही दे देते हैं, लेकिन ये बाद में कहते हैं कि जब आपका लीगलाइज हो जाए, जैसे कि मुझे मेरा सितंबर इनटेक है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आप सितंबर तक ही हमें लीगलाइज डॉक्यूमेंट स्कैन करके हमें सेंड कर देते हैं तो हम आपका एडमिशन कंफर्म कर देंगे, लेकिन ये जो एक्सेप्टेंस है ये आप वीज़ा प्रोसेस के लिए भी कर सकते हैं और अकोमोडेशन के लिए भी कर सकते हैं, और तो ये आपने वैलिड है। आपने क्या इस एक्सेप्टेंस की बिहाफ़ के ऊपर आगे फर्दर प्रोसेस किया था? यानी कि जी बिल्कुल। मतलब जो रेज़िडेंस परमिट आपने एक्सेप्टेंस की बिहाफ़ पे किया था, आपने प्रॉपर एडमिशन लेटर नहीं फ़ाइल किया? जी, जी, बिल्कुल, ये जो एक्सेप्टेंस थी मेरी, ये तकरीबन प्रॉपर एडमिशन लेटर ही था। ये जो एक्सेप्टेंस थी मेरी, इस पे ही मैंने अकोमोडेशन अप्लाई किया, इसी पर ही मैंने रेज़िडेंस परमिट के लिए अप्लाई किया था। ओके, ओके, ओके। सही हो गया, यानी कि आपका जो है उसमें ये एक अच्छी चीज़ है। यानी कि इन केस अगर मैं ये समझूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि वेरिफ़िकेशन किए बगैर भी मतलब मतलब लीगलाइज़ेशन के बगैर आपको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन 100% प्लेस सिक्योर वो तभी होगी जब आपका वो फाइनल प्रोसेस जो है वो लीगलाइज़ेशन का दे देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा इसके जी, जी, बाद कि बिल्कुल। आपका जो है वेरिफ़िकेशन और लीगलाइज़ेशन की एक छोटी-सी समरी कि कब आपने करवाई थी? जी, विकास भाई, मैंने ना असल में जब मैंने वेरिफ़िकेशन के लिए अप्लाई किया था, तो तब मैनुअल प्रोसेस था। हुँ, हुँ। मेरा जेक्यू में एडमिशन हो गया था मई 2022 में। हुँ, मुझे हुँ। 5 मई को उसका आया था, तो तब तक जब मुझे एडमिशन मतलब कंडीशनल आया था ना, सही उसको है। मैंने लीगलाइज़ डॉक्यूमेंट 8 अगस्त तक सेंड करने थे, तो मुझे नहीं था पता कि ये क्या प्रोसेस होता है लीगलाइज़ेशन और वेरिफ़िकेशन, तो मैं अननोन था इस प्रोसेस ठीक हो गया। से। फिर जी, मैंने जी। 9 मई को मैंने अप्लाई कर दिया वेरिफ़िकेशन के लिए। अच्छा, आपने 9 मई और मुझे तकरीबन उन्होंने एम्बेसी ने रिस्पॉन्स दिया सितंबर 20 को, जो डेट है वो है अक्टूबर 24। अक्टूबर 24 को आपको लीगलाइज़ेशन के लिए अक्टूबर उन्होंने 24 को जो है ना, फिर वो मैं उधर गया अपने डॉक्यूमेंट। अच्छा। जी, जी, बिल्कुल 9 मई को मैंने अप्लाई किया था, डॉक्यूमेंट सब अ, जी सर, थोड़ा-सा वो डेट्स का कन्फ्यूजन आ रही थी, आवाज़ में डिस्ट्रैक्शन थी। अब दोबारा बताइए कि आपने 9 मई को ईमेल की है वेरिफ़िकेशन की अपॉइंटमेंट के लिए और आपको वेरिफ़िकेशन की अपॉइंटमेंट कब मिली थी? जी, जी, मैंने 9 मई को उनको ईमेल की है और मुझे वेरिफ़िकेशन की जो अपॉइंटमेंट जो फर्स्ट रिस्पॉन्स एम्बेसी ने दिया था, वो मुझे सितंबर 20 को दिया था और मुझे अपॉइंटमेंट उन्होंने अक्टूबर 24 की दी थी। तो ओह! मेरी वेरिफ़िकेशन की जो अपॉइंटमेंट थी वो 24 थी, अक्टूबर 24। और आपके फिर डॉक्यूमेंट और की उसके बाद लीगलाइज़ कब होके आए? जी, जी, उसके बाद मेरे डॉक्यूमेंट लीगलाइज़ होके आए। मुझे जो अपॉइंटमेंट मिली वो 20 फ़ेब 2023। 20 फ़ेब 20 2023 को ये मुझे 1 जो है ना वो साल। डॉक्यूमेंट लीगलाइज़। अच्छा, ये आप 23 की नहीं। 22 की, हाँ, 22 में मेरा प्रोसेस शुरू हुआ है ना। जी, जी। आपको 24th और अक्टूबर को अच्छा ओके 20 फ़ेब सॉरी मैं कन्फ्यूज़ कर रहा था अक्टूबर में। 23 को आपके डॉक्यूमेंट लीगलाइज़ हो गए। अच्छा, ये बताएँ फिर आपका जो पुलिस जी, कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट वो तो एक्सपायर हो गया होना है तब तक कि नहीं? जी, जी, बिल्कुल वो एक्सपायर्ड हो गया था और जब मैं लीगलाइज़ के लिए गया था तो मैं न्यू बनवा के गया था। हुँ, वहाँ हुँ। से मैं मुफ़ा से स्टैम्प भी लगवा के गया था, तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास न्यू भी है। तो उन्होंने बोला कि चलो ये तो आपका एक्सपायर्ड हो गया, तो इसकी ये तो वेरीफ़ाई है, तो इसकी बेस पे हम आपका जो न्यू है वो लीगलाइज़ कर देते हैं। तो तब मेरा वो उन्होंने न्यू जो ठीक पीसीसी है। लीगलाइज़ कर दिया। तब वो फ़ेब के किस डेट को बनवाया था वो आपने? वो मैंने तकरीबन 11 11 फ़ेब। 11 फ़ेब को बनवाया था। तो यानी कि वो तो फिर आपका वो जब आपने आरपी फाइल की है तो
अप्रैल में, तो तब तो वो वैलिड होगा ना? 26 के 27 जी जी, अप्रैल को। मैंने 19 अप्रैल को हाँ, आरटी 19 फाइल को। किए तो तब वो वैलिड था। नहीं सही है। नहीं, 19 अप्रैल को मैंने जी, ठीक हो गया, 19 सही अप्रैल को मैंने ना सही हो गया। अच्छा, आरटी फाइल किया। अब आते हैं जो हमारा मतलब है कि आपने जो है ये वेल्स में आप जाएँगे या लिंस में जाएँगे? इनका ये जो कैंपस है या आपकी क्लासेस हैं किस सिटी में? विकास भाई, मैं वेल्स में गया हूँ। वेल्स में वेल्स जाएँगे, में गया ठीक हो गया। तो फिर आपको हूँ। मजिस्ट्रेट भी वेल्स में मेरे। वेल्स वाला ही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब बताइएगा जी कि जी रूम जी कैसे जी, ढूँढा? मुझे पहले तो हमें यही लगता। हुँ, हुँ। जी, रूम के अकोमोडेशन में ना शुरू-शुरू में तकरीबन 10 से 15 दिन तो खवारी हुई हमें। हुँ, मतलब हमने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की उसमें, क्योंकि ये जो वेल्स सिटी है, ये इतना पॉपुलेटेड सिटी नहीं है। तो हुँ, यहाँ पर जो उनकी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, वो एईडी, और वो उसकी भी एक्सेस नहीं है, मतलब वहाँ पर उनका कोई भी हॉस्टल नहीं है। तो वो हुँ, तो हमारे पास ऑप्शन ही नेग्लेक्ट हो गया ना, वो नेग्लिजिबल था। अब दूसरा हमारे ऑप्शन प्राइवेट का बचता था, या यूनिवर्सिटी ने 2 रेकमेंड हॉस्टल किए थे, उनका बचता था। मैंने उनको मेल की, 2 यूनिवर्सिटी ने 2 रेकमेंड किए थे। वो हुँ, मुझे उन्होंने वो सॉरी कर दिया कि हम आपको नहीं दे सकते, अभी तक इतनी कैपेसिटी नहीं है हमारे पास। तो फिर यूनिवर्सिटी ने ना हमें एक एक वेबसाइट का लिंक सेंड कर दिया था एक्सेप्टेंस की ईमेल पे। ओके। एक यूनिवर्सिटी का लिंक सेंड कर दिया था। वो उनका अपना ही एक पेज था, और वहाँ पर जितनी भी एडवर्टाइज़मेंट थी अकोमोडेशन के रिलेटेड, वो यूनिवर्सिटी से वेरिफाइड थी, सही हो गया। अप्रूव्ड थी। हुँ, हुँ, मतलब वो वैलिड है। और सही हो गया। हमने ना वहाँ पर जाके वेबसाइट पे मैंने जाके वहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट देखी, 7-8 को मैंने ईमेल की। उसमें से तकरीबन 3 से 4 दिन बाद ना मुझे एक जो लैंडलेडी की, मुझे जो है ना वो एक मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे कि आपने जो है ना अप्लाई किया था इस तरीके से, तो हम हमारे पास रूम अवेलेबल है। तो ओके। उस तरीके से जो है ना वो रूम उन्होंने हमें दे दिया, मुझे दे दिया। अच्छा, आपने फिर एडवांस और पेमेंट का भी थोड़ा-सा बता दें ताकि जो सुनने वाले उनको एक तसल्ली हो जाए थोड़ी-सी। एडवांस जी जी, कितना था और एडवांस। कैसे दिया है और जी जी, पेमेंट का क्या एडवांस तो पै मेरा जो रेंट है वो 370 ठीक हो गया, तरीका 370 कार है। आपका रेंट जी है। जी, मैं बता रहा हूँ आपको, एडवांस से तकरीबन 810। जी, 370 रेंट है, और एडवांस 810 हमने दिया है, 810 यूरोस जो है ना एडवांस दिया उनको। ओके, और ये आपने ऑलरेडी पे कर दिया हुआ है। ऑलरेडी एडवांस मैंने ऑलरेडी पे किए हुए हैं। ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो सुनने वाले हैं उनके लिए एक थोड़ी-सी टिप ये है कि जब आप अप्लाई करें तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर उसमें लिखें। जब आप उनको ईमेल करें या मैसेज करें, कोशिश करें अगर उनका नंबर दिया हुआ तो वो देखें क्या वो नंबर व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल है, तो क्योंकि पाकिस्तान में भी व्हाट्सएप चलता है, इधर भी चलता है। तो कोशिश करें वो +43 लगा के वो नंबर सेव करके देखें। अगर तो वो व्हाट्सएप पे है तो एक दफ़ा आप उनको व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर लें, या एटलीस्ट जब आप ईमेल लिख रहे हो तो उसमें अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर मेंशन करें कि सम टाइम जैसे ये शोएब हक मतलब उन्होंने व्हाट्सएप पे रब्ता किया है, किसी का अगर व्हाट्सएप नहीं है तो वो फिर वो आंसर ना आए उसको, तो ये 2-3 चीज़ें बंदा देख लेता है कि अपने जो कॉन्टैक्ट हैं वो अच्छे बना लेता है। अच्छा शोएब, जो सबसे मेन चीज़ है आज की मीटिंग की, फाइनेंसिस। आपका जो है आपके कज़न थे जर्मनी में जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है, जी और आपने कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाई, यानी कि अपने प्रोसेस में अपनी बैंक स्टेटमेंट आपने नहीं लगाई। आप थोड़ी सी एक समरी बताएं कि क्या क्या किया आपने, कैसे कैसे किया है फाइनेंस के रिलेटेड। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल विकास भाई, बिल्कुल ये ऐसा ही है कि मैंने अपनी कोई भी बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाई। अनटचेबल मेरा बैंक अकाउंट है और बैंक स्टेटमेंट है। टोटल जो जितनी भी मेरी फाइनेंस के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, वो मेरे कज़न के लगे हुए हैं। वो हम्म, मेरा बिल्कुल इससे लिंक नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा-सा मैंने किस तरीके से ये चीज़ें मैनेज की। जी फाइनेंस के रिलेटेड मैं एक मीटिंग में ही आपने आपसे डिस्कस कर रहा था कि मेरे ताया-बुआ, मैं उनको स्पॉन्सर बनाना चाहता हूँ अपना, तो ज़्यादा मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, और आपने यही मुझे सजेस्ट किया कि यार आप इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जो कर रहे हैं कि वो आपको स्पॉन्सर कर दें। देन मैं जो ना आप मेरी मतलब माइंड में ये बात बात घुसी, और मैंने फिर क्या किया कि
अपने कज़नों से बात की, हाँ, अपने ताया-अब्बू से बात की, फिर अपने कज़नों से बात की, तो वो कहते हैं कि ये जो काम है ना, वो लाइट से जो है ना वो सजेस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद वो मुझे बताएंगे। तो अगले दिन उन्होंने लाइट से सजेस्ट किया कि ये फिजिबल है, ये काम हो सकता है कि हम अपने भाई को, मतलब चाचू के बेटे को हम कर सकते हैं कि नहीं। तो वो उसने जब उनकी वो सैलरी हर सारी चीज़ें उसने लॉयड ने एनालाइज किया, तो फिर उसने बताया कि हाँ ये वैलिड है। तो मैंने क्या किया कि आपकी एक वीडियो देखी हुई थी जिसमें एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर ही ऑप्शन आता है कि अल्टरनेट ऑप्शन है फाइनेंस से, मतलब अगर आप पाकिस्तान में किसी को स्पॉन्सर नहीं बनाना चाहते, ना फादर को ना थर्ड पार्टी को, तो आप एक स्पॉन्सरशिप लेटर बनवा लें, हाफ्टिंगो क्लॉरिंग। तो वहां पर जाकर जो है ना वो उससे आपका जो वीजा अप्रूवल आ सकता है। तो मैंने इसी ऑप्शन को अप्लाई किया। मैंने वो जो लेटर डाउनलोड करके वो अपने तरफ से फिल करके अपने कज़न को सेंड किया। आपकी जो वीडियो मैंने देखी, तरीक़ाकार देखा, तो उसके मुताबिक उसने भी ऐसे ही अपना फिल करके लॉयड के पास गया। लॉयड ने एक, हाँ, वहाँ पर लॉयड ने ना पता नहीं वहाँ पर कोई एक ऑफ़िस है, रात हाउस ऑफ़िस है शायद, इस तरह का कोई ऑफ़िस है। जी, जी, तो बिल्कुल। लॉयड ने वहाँ पर जाके क्या नाम है, अपा वहाँ पर परमिशन ली। परमिशन इस तरीके से ली कि उसने एक डॉक्यूमेंट्री तरीके से परमिशन ली। एक डॉक्यूमेंट था उसके पास, वहाँ पर उसने जो है ना परमिशन ली, और एक हफ्ते को क्लानिंग पर उसने अपना जो ना मोहर वगैरह लगाई और उस साइन किए, और उसके साथ अपना एक डॉक्यूमेंट जो परमिशन डॉक्यूमेंट है शायद, जो मेरे कज़न के बकौल परमिशन डॉक्यूमेंट है लॉयड का, जो उसने वहाँ से लिया। तो वो साथ दोनों डॉक्यूमेंट अटैच करके एक हाफ्टिंगो क्लारिंग डॉक्यूमेंट, जो हुँ, हुँ। लेटर था, जो मेन स्पॉन्सरशिप लेटर था, प्लस वो लॉयड का एक डॉक्यूमेंट था। हुँ, वो हुँ। दोनों उसने मुझे पोस्ट कर दिए डीएचएल। तो वो मेरे पास आ गए, और उसके बाद उसने जितनी भी अपनी सैलरी स्लिप्स थी लास्ट 3 मंथ की, फिर हुँ, लास्ट हुँ। 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट थी, उसके बाद उसका आरपी कार्ड की कॉपी थी, और हाँ, और ये 3 बेसिक चीज़ें थी, लेकिन उससे फिर मैंने उसके जो है ना वो जॉब का कॉन्टैक्ट भी मंगवा लिया। हुँ, वो हुँ। मतलब वो एक्सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए तौर पर। तो वो भी मैंने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ से प्रिंट निकलवाई, यहाँ से आरपी फॉर्म फिल किया अपना, अपने तौर पर जो करना था। तो मैंने जो है ना अपनी वो अप्रूवल वहाँ पर आरपी सबमिट करवा दी। ठीक हो गया। तो तकरीबन मुझे रिस्पॉन्स आया, मुझे तकरीबन 9 मई को रिस्पॉन्स मुझे आ गया था इसका। और हुँ, हुँ। रिस्पॉन्स में सिर्फ उन्होंने यही पूछा पूछा था कि आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, जो कि कॉमन मेरे ख्याल से रिस्पॉन्स है सबके लिए। क्या वो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूछते हैं कि आप इधर आकर लेना चाहते हैं, आप प्राइवेट लेंगे या गवर्नमेंट लेंगे? हुँ। तो मैंने गवर्नमेंट का ऑप्शन उनको बोला कि मैं ये लूँगा। उसके बाद उन्होंने बोला, क्योंकि मेरा मास्टर है, तो मेरे ऑलमोस्ट बन रहे थे 13,850 यूरो, सही है। विद अकोमोडेशन का जो ऊपर वाले एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो मिला के फिर मैंने उन्होंने मुझसे पूछा कि आफ्टर अराइवल इन ऑस्ट्रेलिया आपके पास ये पॉसिबल है, आप कि ये आप इतनी अमाउंट अकाउंट में शो करवा सके? तो मैंने उनको बोला जी मेरे लिए पॉसिबल है। तो उसके बाद तकरीबन 5-6 दिन बाद उन्होंने मुझे आज रिस्पॉन्स दे दिया, अप्रूवल मुझे दे दिया। तो ये मेरी स्टोरी थी। ओके। यानी कि आपका जो है बड़े आराम से इसमें होफ्टिगम इकलारुम के साथ आपका वीज़ा प्रोसेस हो चुका, और सिर्फ़ उन्होंने एंड पे कहा कि आपने जब आरपी कार्ड कलेक्ट करना है तो यहाँ अकाउंट खुलवा के वो पैसे हम जहाँ इस अकाउंट में शो करवा सकते हैं, तो आपने कहा करवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो आप फिर शो करवाएँगे। लेकिन स्पॉन्सरशिप लेटर के ऊपर आपका जो वीज़ा है वो प्रोसेस उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। सही हो गया। तो शोएब, क्या आप जी, जी, इसमें बिल्कुल ऐसा ही हुआ। क्या मेरा ऐड क्या प्रोसेस करना चाह काफ़ी रहे हैं? स्मूथ है। जी, जी, बिल्कुल। ओके। अवकाश भाई, एक तो बात मेरे ज़हन में आ रही है कि जो कि बच्चों के लिए थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि ये स्पॉन्सरशिप लेटर से काम होगा या नहीं होगा। आपके पास ऑप्शन रखा हुआ है। तो यहाँ से एक हमारी जो मतलब साइकी है ना, कि हम लोग बहुत सारा डर जाते हैं कि ये होगा या नहीं होगा, हम लोग हुँ, हुँ। को मतलब हमारा वो रिजेक्ट ना हो जाए। बिल्कुल। तो इन केस अगर ऑफिशियल ऑप्शन आप ऑफिशियल रूट इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें अगर आप सही तरीके से सारी चीज़ें उनको
प्रेजेंट कर देते हैं तो वो आपका इजीली हो जाता है। इसमें जी। एज़ सच कोई इश्यू नहीं, क्योंकि मैंने ये कब प्रोसेस किया है, और ड्यूरिंग प्रोसेस जब मैंने अपनी आरपी सबमिट करवा दी, उसके बाद 3-4 जो स्टूडेंट्स थे, जो मेरे कोलीग थे, वो भी ये जो काम कर रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा उनके क्वेश्चन थे कि ये यार होगा, ये नहीं होगा। तो मैंने उनको यही बोला कि यार ऑफ़िशियल उन्होंने एक हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये इसका मतलब है ये हमारा राइट है, हम इसको इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्लैरिटी काफ़ी होनी चाहिए स्टूडेंट को कि अगर है तो आप इसको करें, इसका कोई ऐसा इश्यू नहीं बनता। नहीं, ज़बरदस्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए ठीक है, अब ये बताएँ कोई टिप्स इसके अलावा हुफ्तगू से क्लारों के अलावा यानी कि ले स्पॉन्सरशिप लेटर के अलावा कोई टिप्स देना चाहें बाकी स्टूडेंट्स को जो प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, क्या करें? कोई टिप्स अगर आप शेयर करना चाहें तो? नहीं, मेरे ख़्याल से अब जो भी अगर आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं काफ़ी गाइड कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मेरे माइंड में तो कोई नहीं इसके अलावा कोई बात ठीक आ हो रही। गया। बहुत शुक्रिया शोएब, स्पेशली जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि एक जो है पर्टिकुलर लोगों के माइंड में एक कन्फ्यूजन आती है कि स्पॉन्सरशिप लेटर के साथ पता नहीं होगा, नहीं होगा। इसमें 2 चीज़ें आपके केस में क्लियर हो गई। एक तो वो आपके ब्लड रिलेशन मतलब आपके कज़न्स थे ना, आपके चाचू, ताया, मामू और वो जो गार्डियन हैं वो भी नहीं थे, गार्डियन के अलग ये अलग बात सही, अलावा थे। सॉरी टू कट ऑफ, हुँ, यही बात शायद मेरे माइंड में भूल गई थी, मैं यही बात ऐड ऑन करना चाहता हूँ। आपको शायद याद होगा कि मैंने ना आपसे ये पूछा था कि ये मैं कैसे प्रूव करूँगा कि ये मेरे ब्लड रिलेशन है, ये मेरे कज़न है। जी, जी। तो मेरे माइंड के मुताबिक, क्योंकि अब वेबसाइट के ऊपर ये मेंशन नहीं था कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लड रिलेशन होना चाहिए। हुँ, हुँ। ये एनी थर्ड पर्सन जो कि यूरोपीय यूनियन में उस रेज़िडेंस है यूरोपीय यूनियन का, वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो ये एक क्लैरिटी है कि कोई मैं ये प्रूव नहीं कर सका उनको कि मेरे ये जो कज़न थे या जो भी थे। लेकिन ये क्लैरिटी थी, ये चीज़ होनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपका कज़न है तो आप फिर ये सोचेंगे कि कैसे प्रूव करूँगा, तो उसको प्रूव करने की नहीं है। एनी थर्ड पर्सन हो सकता है, वो आपको स्पॉन्सर कर जी। सकता है। जी, शोएब ये आई थिंक ये मैंने अपनी वीडियो में हुफ्तगू की वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। ये जो आते हैं ना रिलेटिव्स ये कैटेगरी 2 में आते हैं, तो इसमें ये होता है कि समटाइम्स अगर आपके फादर या ब्रदर होते हैं ना तो आपसे उन्होंने ये नहीं कहना थे या आपकी वाइफ़ आती हैं उनको आप स्पॉन्सर करते हैं, वो भी इसी तरह हो सकती हैं। या बाकी भी जो भी हैं, ये जो आपके बहन-भाई हैं, बड़ा भाई, छोटा भाई या जो है ब्लड रिलेशन जिनको कहते हैं, तो उनके लिए या चाचू या ताया उनके लिए ये होता था फिर कि आपको वो कहते नहीं है कि आप अपने अकाउंट में 13,500 जो है वो डिपॉज़िट करवाएँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें डिफ़रेंस यही आता है कि आपको वो ये कह देते हैं कि आप अपने अकाउंट में जो है ना ये पैसे सबमिट करवाएँ ड्यूरिंग दी प्रोसेसिंग। तो सिर्फ़ ये एक थोड़ा-सा डिफ़रेंस आता है उसके अलग जो है बाकियों से। लेकिन एनी हाउ आपका बहुत शुक्रिया स्पेशली आपके जो टाइम का आपने जो अपना स्पेशली टाइम निकाला है एक अच्छी हमें जो है ओवरव्यू दिया वो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस एंड फॉर अदर्स आल्सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू तो अल्लाह ताला आपको जो है मज़ीद कामयाबी दें और गाइस और लिसनर्स जो कोई चैनल को देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशन है कि आप हुफ्तगू खिलारों के साथ यानी कि स्पॉन्सरशिप लेटर के साथ हुफ्तगू खिलारों ये जर्मन वर्ड है इसका बेसिक मतलब स्पॉन्सरशिप लेटर है तो ईच एंड एवरी यूरोपीय यूनियन कंट्री अलग से एक लेटर ये इशू करता है, तो आपने सिंपल वो लेटर फिल करना है, लॉयर से टेस्ट करवाना है और अपने वीज़ा और अपने बैंक डिटेल्स के साथ जो है स्टूडेंट को ट्रांसफ़र कर देना है, वो स्टूडेंट अपनी फ़ाइल के साथ ये सबमिट करवाएगा। तो इंशाल्लाह जो है विदाउट बैंक अकाउंट उनका जो है वो वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा और इंशाल्लाह जो है उनको कामयाबी मिलेगी, उनका वीज़ा ग्रांटेड हो जाएगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस, प्लीज़ डू शेयर लाइक this channel so that we'll make a more informative video. Until then, thank you. दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।